इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ यानी विधि के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, स्वामित्व किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित हो। विशेषताएं क्या है? स्वामी अपनी संपत्ति को मनमाने ढंग से व्ययन डिस्पोजिशन नहीं कर सकता। स्वामी की मृत्यु से संपत्ति का स्वामित्व समाप्त नहीं होता, अपितु स्वामी के दायरों वारिसों में अंतरित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्व संबंधी एवं व्यक्ति बंधी अधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। सर्वबंधी अधिकार एक या दो व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं वरन समस्त संसार के प्रति प्राप्त होते हैं। यह नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, इन्हें सार्वभौमिक अधिकार कहते हैं। जबकि व्यक्तिबंधी अधिकार केवल कुछ निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध ही प्राप्त होते हैं, यह सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। इस अधिकार को संविदात्मक अधिकार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल कब्जे का दावा कौन कर सकता है? ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक मालिक नहीं है फिर भी संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है, बशर्ते वह 12 वर्षों के लिए संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, जिसके दौरान मालिक उसे बेदखल करने के लिए कोई कानूनी प्रयास नहीं करता है, तो उसे जमीन का असली मालिक भी नहीं हटा सकता। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति पर परिसीमन की वैधानिक अवधि 12 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व बोर्ड की शक्तियों की विवेचना कीजिए। राजस्व के संबंधित मामले में निर्णय लेने की शक्ति है, राजस्व मामलों में सलाह देने का कार्य करता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय एवं संस्थाओं के गठन की शक्ति है, बोर्ड की क्रियाविधि निर्धारित करने की शक्ति है, अन्य कार्य शक्तियां जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड के कार्यों के वितरण और संचालन की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण का आवेदन कौन कर सकता है? अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक स्वयं या अशक्त होने पर उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा भरण पोषण की मांग की जा सकती है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है वह अपने संबंधितों से भी भरण पोषण की मांग कर सकता है जिनका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है। अधिकरण द्वारा स्वयं संज्ञान भी लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोजन के लिए पेटेंट का अधिग्रहण करना, पेटेंट प्रदान करने से पूर्व और प्रदान करने के बाद विरोध करने का प्रावधान है। उत्पाद पेटेंट को खाद्य, दवाओं, सूक्ष्म जीवों सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। विशिष्ट विपणन अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, आसामी टीनेंट का उसके भूमि क्षेत्र या किसी अन्य भाग से हित किन परिस्थितियों में समाप्त माना जाता है? यदि उसकी भूमि राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के अंतर्गत अवाप्त अधिग्रहण कर ली जाए, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उत्तराधिकारी को छोड़े मर जाता है, जब वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेदखल कर दिया गया हो, जब वह स्वयं बेच दे या दान कर दे, उसके द्वारा स्वयं परित्याग कर दिया गया हो। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? आवेदन लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी भाषा या आवेदित क्षेत्र की शासकीय भाषा में शुल्क सहित लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। आवेदन में वांछित सूचना का विवरण होता है। सूचना प्राप्त करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता। गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों बीपीएल को निर्धारित शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन करें। राज्य सूचना आयोग का गठन आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 15 के तहत 2006 में किया गया। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त सदस्य होते हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो का होता है। मुख्यालय जयपुर में है। इस अधिनियम के तहत राज्य का सर्वोच्च अपीलीय निकाय यही है। इसके निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त यह राज्य के लोक सूचना प्राधिकारियों से सीधे ही सूचना मांगने का अधिकार रखता है। सूचना आयोग को व्यक्तिक्रम की दशा में शास्ति लाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार से आप क्या समझते हैं? भारत में इसे संबंधित कानूनों का उल्लेख करें। बौद्धिक संपदा अधिकार एक अस्थायी एकाधिकार है जो राज्य द्वारा अभिव्यक्ति और विचारों के उपयोग के संबंध में लागू किए जाते हैं। यह लोगों को मानसिक सृजन के लिए दिए गए अधिकार हैं। ये अधिकार समाज की ओर से राज्य द्वारा उन विचार और उक्तियों के सृजन प्रसार हेतु प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं जिससे संपूर्ण समाज का भला हो। बौद्धिक संपदा अधिकार किसी देश में विधायी प्रकरण द्वारा पारित वैधानिक अधिकार है। भारत में इससे संबंधित कानून है पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, जैव विविधता एक्ट 2002 आदि। अगला क्वेश्चन है, लोक अधिकार एवं निजी अधिकार में अंतर स्पष्ट करें। वे अधिकार जो एक व्यक्ति को राज्य या सरकार या संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं लोक अधिकार हैं, जैसे मतदान का अधिकार, लोक संपत्ति, पार्क, मैदान, मंदिर इस्तेमाल करने का अधिकार। निजी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो निजी व्यक्तियों से जुड़े होते हैं। उदाहरण, कोई भी संविदा जिसमें 2 व्यक्ति शामिल हों, इसमें संविदा की शर्तों से उत्पन्न अधिकार होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और भू राजस्व अधिनियम की प्रकृति की तुलनात्मक विवेचना करें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कृषक के अधिकार, दायित्व, भूमि संबंधी उसके राज्यों से संबंधों का निर्धारण करने वाला अधिनियम है। साथ ही इससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं और परेशानी का विधिक प्रावधान सुनिश्चित करता है, जबकि भू राजस्व अधिनियम 1956 भू राजस्व एवं राजस्व से जुड़ी हुई समस्त प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था का निर्धारण सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर नीति 2013 की आलोचनात्मक व्याख्या करें। राष्ट्रीय साइबर नीति का उद्देश्य साइबर हमलों से सार्वजनिक एवं निजी बुनियादी ढांचे की रक्षा कर एक सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस प्रदान करना है। कुशल कार्यबल, क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचा, साइबर लेन देन में पर्याप्त विश्वास पैदा करना, साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम करना इसके लक्ष्य है। राष्ट्रीय साइबर नीति वर्तमान परिवेश में साइबर अपराधों पर रोक, निजी एवं सार्वजनिक डेटा की गोपनीयता बचाए रखने में नाकाम सिद्ध हुई है। साइबर क्राइम और डेटा चोरी के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉस्को एक्ट संशोधन 2019 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें। शास्तियों में वृद्धि करते हुए अधिकतम सजा का प्रावधान, मृत्युदंड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े प्रावधानों को कठोर किया गया है। केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश, बच्चों को आयु उपयुक्त शैक्षिक सामग्री पाठ्यक्रम तैयार करें, व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराएं, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से अवगत कराना, शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित एक बाल संरक्षण नीति का प्रावधान, हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, मुआवजा प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात 3 दिवस में मुआवजे का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विकास अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित समितियों का वर्णन करें। इस अधिनियम के तहत 2 प्रकार की समितियों के गठन का प्रावधान है। आंतरिक परिवार समिति उन स्थानों में जहां 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं, नियोक्ता द्वारा गठित होगी, जिसमें अध्यक्ष सहित कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी। समिति परिवार की जांच कर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी। दूसरा है स्थानीय परिवार समिति, जिला स्तर पर गठित होगी। जिला अधिकारी इस समिति के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करेगा। यह कमेटी 10 से कम कार्मिक वाले संस्थाओं या स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध प्राप्त परिवादों की जांच करती है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? इस अधिनियम में माता पिता, वरिष्ठ नागरिक, बालक, भरण पोषण, कल्याण, नातेदार को स्पष्ट धारा 2 में परिभाषित किया गया है। धारा 1 में परिवादों की सुनवाई के लिए एक अधिकरण का प्रावधान है, जिसका अध्यक्ष एसडीएम से अन्यून पंक्ति का अधिकारी होगा। अपील अधिकरण का भी प्रावधान है। धारा 19 में राज्य सरकार द्वारा वृद्धाश्रमों की स्थापना का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा देखरेख एवं जीवन एवं संपत्ति की रक्षा का प्रावधान है। धारा 24 में दोषियों के लिए 3 माह की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत कोई 5 प्रकार की भूमि बताइए जिन पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। ऐसी भूमि जिन पर खातेदार अधिकार नहीं होते वे हैं चारागाह की भूमि, अस्थायी खेती के लिए प्रयोग होने वाली भूमि, सरकारी उद्यान, जन कल्याण के लिए रखी गई भूमि, मिलिट्री सेना के कैंप लगाने का स्थान, छावनी, नहर, जंगल, नगर पालिका या ऐसी भूमि जहाँ नगर पालिका का कचरा डालने का स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम में कौन कौन से अपराध शामिल किए गए हैं? इसमें प्रवेश लैंगिक हमला, गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला, गंभीर लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे का प्रयोग या पॉर्न सामग्री का भंडारण करना शामिल है।